अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में। जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई नया स्किल बनाने जा रहे हैं। आपको पता है कि क्रॉस कल्चर की हमने बात की, हमें समझ है कि जो बाहर के कल्चर्स हैं, हमने कोई भी साइकोलॉजिकल फिनोमिना जो है वो मेज़र करना होता है, कोई साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट मेज़र करनी होती है। जिस तरह हम बात करते हैं कि जी इंटेलिजेंस मेज़र करनी है, डिप्रेशन मेज़र करना है, एंग्ज़ायटी मेज़र करनी है, सेल्फ एस्टीम मेज़र करना है, ठीक है? रेज़िलियंस मेज़र करना है अपने कल्चर के लोगों में। तो हम करते क्या है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास स्केल्स की कमी है और हमारे पास वो स्केल नहीं है जो इसी पॉपुलेशन के लिए बने हुए हों, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर वाले कल्चर्स के स्केल जो है वो उठा-उठा के लगा रहे होते हैं। मसलन हम सलोसन इंटेलिजेंस टेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो है वो इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए, या हम एमएमपीआई कर रहे होते हैं, या हम आरआईएसबी कर रहे होते हैं, या हम रोशाह कर रहे होते हैं, या हम टीएटी कर रहे होते हैं, या हम सीपीएम, एपीएम, एसपीएम वगैरह कर रहे हैं, बीजी कर रहे हैं या एसडीसीटी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे स्केल जो हैं, ये हमारे कल्चर के नहीं हैं। तो उसमें उसका नुकसान क्या होता है बेसिकली, कि हमें सही तरह के जो रिजल्ट्स हैं, जो वैलिड और रिलायबल रिजल्ट्स हैं, जिस तरह के जो कि हमारे लोगों की इंटेलिजेंस को, उनकी सेल्फ एस्टीम को, उनके डिप्रेशन को, उनकी एंग्जायटी को सही तरह से मेज़र करके हमें बताएँ, वो हमें नहीं मिल रहे होते। क्यों? क्योंकि हमारा वो स्केल हमारे कल्चर के लिए बना ही नहीं होता। तो फिर हम बात क्या करते हैं, हम कहते हैं स्किल डेवलप करना चाहिए। एंड द स्किल डेवलपमेंट बेसिकली nowadays has become a popular एक्टिविटी फॉर साइकोलॉजिस्ट। वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आजकल ट्रेंड बन गया है, वो आजकल बड़े स्किल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है? इवन के माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद जो है वो स्किल डेवलप कर चुका हूँ, मतलब करंटली भी कर रहा हूँ, नया स्किल अपना डेवलप कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो अच्छा, अब स्किल जो अब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिर हमने करना क्या होता है, हमने जिस पॉपुलेशन पे उसको एडमिनिस्टर करना है, हमने बनाने के लिए डाटा भी उसी से लेना होता है। मसलन अगर मैं कहता हूँ जी कि मैंने पाकिस्तानी पॉपुलेशन या फैसलाबाद की पॉपुलेशन के लिए, या अपनी चलें और मैं स्पेसिफिक कर लेता हूँ कि मैंने रिफाह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन के लिए जो है वो डिप्रेशन का स्केल बनाना है, तो मैं डिप्रेशन के स्केल बनाने से पहले जो है वो मैं उनसे इंफॉर्मेशन लूंगा डिप्रेशन के बारे में, कि भैया आपके ख्याल में क्या है डिप्रेशन, या आप अगर आपने कभी कोई इस तरह का, कभी आपके साथ कोई इस तरह का वाकया हुआ हो कि आपने सैड मूड आपका हुआ हो, या आप जो है वो सुसाइडल थॉट्स आपके माइंड में आए हों, तो और इस तरह के उस वाकया के नतीजे में ये जो 2-3 सिम्पटम्स मैंने बता दिए हैं, तो और सिम्पटम्स कौन-सी आपने महसूस की, ठीक है? तो उस जो हमने एक क्लू दे देना है, उस क्लू के बाद जो है वो हम फिर उसको आगे लेके चलेंगे, और फिर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं से इकट्ठी करके एक सैंपल लेंगे ना, उसी से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जो है वो फिर हम उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पर जो है वो अपना एक सवालनामा तैयार करेंगे। उसको फिर जो है वो वैलिड करेंगे, रिलायबल करेंगे, यानी उसकी जो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी निकालेंगे, एंड लॉट मैनी अदर थिंग्स। तो ये है जी बेसिकली स्किल डेवलपमेंट। इसको अब हम ज़रा तरीके के साथ भी पढ़ लेते हैं। First, let's see what is skills construction. Scale construction refers to physically building a test or instrument from the test blueprint to the final product that is then administered to all. The whole process is involved while making the test. The following things are observed like, अच्छा इसमें जो है वो कहता है जी कि क्या होता है स्किल डेवलपमेंट के शुरू से लेके एंड तक जो है, यानी एक हम फिजिकली बिल्ड करते हैं किसी भी स्केल को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है? कहाँ से फाइनल प्रोडक्ट तक हम उसको लेके जाते हैं, और ये सारा जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये स्केल डेवलपमेंट कहलाता है। और इस प्रोसेस में जो है वो हम 6 स्टेजेस होती हैं। द प्रोसेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेजेस। ये मैं आपको दे दूँगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैं इसका जो है वो आपको जस्ट क्रिस्प बता रहा हूँ। अच्छा, पहली स्टेज क्या होगी, पहली स्टेज में हम जो है वो आइटम पूल क्रिएट करेंगे। आइटम पूल में क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, यानी कि हमने आइटम बनाने हैं। आइटम पूल कह लें, आइटम, कुछ किताबों में आइटम बैंक लिखा हुआ है, कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ है, यानी उससे मुराद ये है कि हमने कितने सारे आइटम बनाने हैं, और उन आइटम को बना के फिर हमने उनको लेके आगे चलना है। अब हम आगे आइटम बनाएंगे कैसे? देयर आर 2 मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड, while the second method is called इंडक्टिव मेथड। 2 तरह के मेथड हैं जिनके थ्रू जो है वो हम अपने क्वेश्चंस बनाते हैं। अच्छा जी, इन डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड क्या होता है?
आइटम पूल इज मेड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग स्केल्स, थ्योरीज एंड लिटरेचर। अच्छा, ये जो डिडक्टिव मेथड होता है ना, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैंने डिप्रेशन का स्केल बनाना है ना, तो मैं उससे मौजूद पहले से स्केल्स देखूंगा कि कौन कौन से बने हुए हैं। मैं उन स्केल्स को इकट्ठा करके उनके मैं आइटम लूंगा, और मैं डिप्रेशन की थेरीज को देखूंगा, पढ़ूंगा, उसमें से मैं फिर आइटम लूंगा, और फिर करता कराता जो है वो मैं एक पूल डेवलपमेंट कर लूंगा, एक आइटम बैंक डेवलपमेंट कर लूंगा, एक क्वेश्चनियर बना लूंगा स्केल्स का। तो ये है डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है बेसिकली, इसमें आप नए सिरे से जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें आप पुराने स्केल नहीं लेते, पुरानी थेरीज को नहीं पढ़ते, बल्कि मैं किसी बंदे के पास जाऊंगा, मैं उसको कहूंगा अच्छा जी आपको डिप्रेशन के बारे में पता है, या मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊंगा, मैं उसको कहूंगा जी कि आपके ख्याल में डिप्रेशन में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तान एंड स्पेशली इन दिस रीजन, so what you think about depression, what type of symptoms you see in your depressive patients. So that is inductive method. Inductive method means when the researcher explore the phenomena, explore का मतलब होता है कि नए सिरे से कोई चीज निकालना, नई इंफॉर्मेशन को लेना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैंने आपको पढ़ाई भी है टाइप। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है कि रिसर्च की वो टाइप है जिस वो जो जब की जाती है जहां या तो ऑलरेडी रिसर्च नहीं हुई हुई होती, या बहुत कम रिसर्च हुई हुई होती है, यानी कि हम चीज को नए सिरे से एक्सप्लोर करते हैं। दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोर का क्या मतलब होता है, किसी भी नई चीज को निकालना, किसी भी नए फिनोमिना को निकालना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। तो अब एक्सप्लोर, अब जब हमने डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड की सॉरी डिडक्टिव मेथड की बात की थी, तो डिडक्टिव मेथड में क्या था, पहले से मौजूद स्केल्स में से आइटम लेना। और जब हमने इंडक्टिव मेथड की बात की, तो मैंने कहा कि हमने इंटरव्यू करना है लोगों का। हमने इंटरव्यू के जरिए पूछना है लोगों से कि जनाब आपके ख्याल में डिप्रेशन क्या है, आपके ख्याल में डिप्रेशन क्या है। हमने को 8-10 लोगों का उस वक्त तक इंफॉर्मेशन लेते रहना है जब तक हम इस ऐसे पॉइंट पे ना पहुंच जाए कि वहां पे जो है वो लोगों के रिस्पॉन्स रिपीट होना शुरू हो जाए। मतलब मैंने भी कहा जी अच्छा उसमें सैडनेस होती है, खाने को दिल नहीं करता, सोने को दिल करता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। अगले बंदे से आपने पूछा, उसने और इन्फॉर्मेशन दी। फिर अगले बंदे से आपने पूछा, उसने कुछ मेरे वाली दी, कुछ और नहीं दी। उससे अगले बंदे से पूछा, उसने कुछ बाकियों वाली इन्फॉर्मेशन दी, कुछ नहीं दी। तो जब तक करते जाना है जब तक नई इन्फॉर्मेशन आना बंद ना हो जाए। तो जब आप देखें कि जी अच्छा आप तो जिससे भी इंटरव्यू करते हैं वो पुरानी वाली बातें ही करता है जो मेरे मतलब जो पहले मैंने इंटरव्यूज में ले ली हैं, उसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा, ये भी एक सवाल है, ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पे हम इस फेज को खत्म करने हैं, इंडक्टिव मेथड की फेज को हम एंड कहाँ पे करते हैं, एट सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट वो होता है जहां पे नई इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट पे जब हम पहुंच जाते हैं तो हम जो है वो फर्स्ट फेज को एंड कर देते हैं। उसके बाद हम जो है वो अपने सारे जितने भी हमने लोगों से इंटरव्यू किए हुए होते हैं, हम उनको एक जो है वो लाइन अप करते हैं, उनमें से आइटम बनाते हैं, उनके जो जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें से सिम्टम्स बनाते हैं, और बनते बनाते जो है वो हम एक सवालनामा तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी। इसको मैं अच्छा इसमें जो है फर्स्ट फेज में हम ये भी देखते हैं कि हमारे रिसर्च स्केल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बना रहे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसके रिस्पॉन्सेज का फॉर्मेट क्या होगा। कुछ स्केल्स के जो जवाब होते हैं वो यस नो में होते हैं, कुछ स्केल के जवाब जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, कुछ के क्लोज एंडेड होते हैं। कुछ स्केल्स का जो जवाब है वो लिकर्ट स्केल में होता है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल मुतफिक, गैर मुतफिक, नहीं मुतफिक, ये वो, इस तरह करके जो है वो चलते हैं। तो इसमें जो है वो आप सारी चीजों को डिसाइड कर लेते हैं। आगे आ जाते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 बेसिकली क्या है, फिर आपने जो फेज 1 में सवालनामा तैयार कर लिया है, उस सवालनामे को फिर आप एक पेपर पे लिख लेंगे या टाइप कर लेंगे, उसके आगे जो है वो रिस्पॉन्स बना देंगे 2-3 कि जी ये अब हमने जो सवालनामा तैयार किया ना, अब हमने ये एक्सपर्ट्स को भेजना है। हमने एक्सपर्ट्स जो डिप्रेशन को जानते हो, जिनका नॉलेज हो, जिन्होंने डिप्रेशन की थेरीज पढ़ी हुई हो, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स को देख रहे हो, एक्सपर्ट्स हो उस फील्ड में, जिस फील्ड से रिलेटेड आप स्केल बना रहे हैं। अब आप मतलब मैं अगर मैं डिप्रेशन के पेशेंट्स को चेक करता हूं, और आप लोग जो है वो डिप्रेशन का स्केल बना रहे हैं, तो आप मुझे फिर स्केल बना के भेजेंगे कि सर आप ये देखिए कि ये जो मैंने आइटम डाले हुए हैं क्या ये डिप्रेशन को ही डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या ये डिप्रेशन के आइटम ही है, क्या डिप्रेशन के ही शो कर रहे हैं। तो मैं फिर वो आइटम सारे पढ़ूंगा। मैं पहला आइटम पढ़ूंगा, वो लिखा होगा जी कि मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता, मैं कहूंगा यस, ये जो है
ये या यस नो में करूंगा या परसेंटेज में करूंगा कि मैं 20% मुत्तफिक हूँ या 40% मुत्तफिक हूँ, ठीक है, कि जी मैं इस आइटम से 70% मुत्तफिक हूँ कि ये डिप्रेशन को ही मेजर कर रहा है। मैं अगले आइटम पे आ जाऊंगा, वो लिखा होगा कि मेरा लोगों के साथ एंजॉय करने को दिल करता, तो मैं ये सोचूंगा, मैं कहूंगा नहीं यार ये डिप्रेशन का आइटम नहीं है, तो मैं उस पर नो पे कर दूंगा या नॉट एग्री पे कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह करते करते हमने 3 4 5 एक्सपर्ट्स को जो जिन तक हमारी रीच हो आसानी से, हमने वो जो पहली फेज में सवालनामा बनाया था लोगों से इंफॉर्मेशन लेके, डिप्रेशन से मुतल्लिक या एंजाइटी से मुतल्लिक या जो भी हम स्केल बना रहे हैं, उसको हमने फेज 2 में एक सवालनामे की शक्ल दे के उसको हमने लोगों पे एडमिनिस्टर कर देना है। और लोगों पे एडमिनिस्टर करने के बाद हमने सॉरी लोगों पे एडमिनिस्टर करना कह दिया, हमने एक्सपर्ट्स को भेजना है और एक्सपर्ट से हमने राय लेनी है हर आइटम के बारे में। इसको कहते हैं कंटेंट वैलिडेशन, इसको एक्सपर्ट वैलिडेशन भी कहते हैं, इसको इंपिरिकल वैलिडेशन भी कहते हैं। फेज 2 जो होती है बेसिकली दिस इज कॉल्ड एक्सपर्ट वैलिडेशन या इंपिरिकल वैलिडेशन या आप इसको कंटेंट वैलिडेशन कह लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, आपने कंटेंट के बारे में पूछना है अपने एक्सपर्ट से कि क्या ये कंटेंट डिप्रेशन को ही मेजर कर रहा है। अच्छा, जब वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे ना इसके बारे में दूसरी स्टेज में, तो फिर आपने अपने सवालनामे को वापस लेना है और उनकी हदायत की और सजेशन की रोशनी में जिन जिन चीजों को ऊपर वो सारे एग्री कर रहे होंगे उनको अपने सवालनामे में बरकरार रखना है, और जिन आइटम पे वो डिसएग्री कर रहे होंगे एक्सपर्ट्स जो है कि नहीं ये आइटम जो है वो डिप्रेशन का नहीं है या एंजाइटी का नहीं है, तो फिर उन आइटम को आपने निकाल देना है। फिर आपके पास एक और रिफाइन तरीके से जो है एक और चीज आ जाएगी, ठीक है। एक और छोटा स्केल, अगर आपने पहले 100 आइटम बनाए हैं कंटेंट वैलिडेशन के लिए एक्सपर्ट्स को दिए हैं, तो उन्होंने हो सकता है उसमें से 30 आइटम को वो निकाल दें। वो कहते हैं जी ये जो 30 आइटम है ये डिप्रेशन को मेजर नहीं कर रहा है या ठीक से मेजर नहीं कर रहे हैं, और ये जो 70 आइटम है ये डिप्रेशन को सही से मेजर कर रहे हैं। तो आपके स्केल में 70 आइटम रह गए, 30 आपने निकाल दिए, ठीक है। पहले फेज में आपके पास 100 आइटम है, दूसरे फेज में एक्सपर्ट वैलिडेशन के बाद आपके पास 70 आइटम्स रह गए। अब आ जाते हैं फेज 3 की तरफ। फेज 3 इज कॉल्ड पायलट टेस्टिंग या पायलट स्टडी। अब इसमें क्या होता है, आपने 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो आपने सैंपल लेना होता है ना, अगर आपने 100 लोग लेने हैं तो उनमें से 50% जो है वो आपने लेके उन पर पायलट स्टडी करनी है, ठीक है। आपने फुल फ्लैज सैंपल नहीं लेना, अगर आपके रिसर्च का 200 का सैंपल है या 500 का है, तो उसमें से आपने हार्डली 25-30 लोगों पे जो है वो आपने एडमिनिस्टर करना है इसको, अपने स्केल को, और एडमिनिस्टर करके आपने देखना है। अब पायलट टेस्टिंग का मकसद क्या होता है, पायलट टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि ये जो आपने आइटम बनाए हैं क्या ये पार्टिसिपेंट्स को इनकी समझ आ रही है। मसलन आपने मुझे, मैं पार्टिसिपेंट हूँ, आपने मुझे अपना जो एक्सपर्ट वैलिडेशन के बाद जो आपके पास 70 आइटम रह गए हैं, आपने 70 आइटम का स्केल बना लिया है, आपने वो 70 आइटम्स का स्केल मुझ पे एडमिनिस्टर करना है, और फिर ये देखना है कि क्या मुझे आइटम्स की समझ आ रही है, क्या आइटम डिफिकल्ट तो नहीं है, क्या मुझे वो समझ आ रही है, जो एम्बिगुइटी उनकी वर्डिंग ठीक है, उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, लफ्ज ठीक लिखे हुए हैं, फिक्रे ठीक बने हुए हैं। अब एक फॉर एग्जांपल मैं उठ के कह देता हूँ कि सर मुझे ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही या ये लफ्ज मुश्किल है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, इसकी मुझे बताएं, तो आपके दिमाग में फौरन ये बात खटक जानी चाहिए कि मेरा ये जो आइटम है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मैंने मजीद आसान करना है। तो आप पायलट टेस्टिंग क्यों करते हैं, अपने स्केल के वर्डिंग्स की डिफिकल्टी को चेक करने के लिए, कंप्रीहेंशन को चेक करने के लिए, आइटम फॉर्मेशन को चेक करने के लिए, आइटम स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, ये आप फेज 3 करते हैं यानी पायलट टेस्टिंग करते हैं। जब पायलट टेस्टिंग आप कर लेते हैं उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स आपको कुछ बताते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि जी इस लफ्ज की समझ नहीं आ रही, ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, आपने उसकी रोशनी में अपने स्केल को दोबारा रिफाइन कर लेना है। जब दोबारा रिफाइन कर लिया, अब आपके पास और अच्छा स्केल बन गया है, ठीक है। हो सकता है कोई आइटम आप वैसे निकालना भी पड़ जाए उसमें से, जो जो सारे पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं हमें इसकी समझ नहीं जी आ रही है, बिल्कुल ही गलत आइटम है, ये तो हम ये नहीं इस पे फिट आ रहा, आप उस आइटम को निकाल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्योंकि पायलट टेस्टिंग का मकसद ही है कि आप पार्टिसिपेंट से भी पहले एक्सपर्ट वैलिडेशन में आपने जो राय ली एक्सपर्ट से, पायलट टेस्टिंग में फिर आप इनडायरेक्टली राय ले रहे हैं पार्टिसिपेंट से। अब पायलट टेस्टिंग के बाद आपके पास और रिफाइंड स्केल बच गया, बेहतरीन किस्म का आपने काम जो किया था वो आपके हाथ में है। अब आप उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज डेवलप करेंगे। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, बेसिकली रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी।
यानी अब आपने उस स्केल की आपको पता है ना कि स्केल स्टैंडर्डाइज्ड होता ही तब है जब उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकली हुई हो। आप किसी का रिसर्च स्केल जो है वो रिसर्च में यूज करेंगे। हमारे यहाँ ये एक अलमिया है, एक डायलेमा है कि हम लोगों के स्केल उठा लेते हैं, थीसिस में से किसी का ले लिया, मेरी रिसर्च है मैंने फलां थीसिस में से ले लिया, फलां ले लिया, और मैंने कभी उसको देखा ही नहीं कि ये स्केल रिलायबल है भी या नहीं, या ये जब बना था या जिसने बनाया था उसने इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकाली कितनी कितनी हुई है। क्या इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हमें इस चीज की इजाजत देती है कि हम स्केल को अपनी रिसर्च में यूज कर लें या नहीं देती? बस हमें ये चाहिए सेल्फ स्टीम स्केल मिल गया जी, ठीक है, सुपरवाइजर को बता दिया मैडम मुबारक हो स्केल मिल गया। ये नहीं बताया तो मैडम ने भी कभी नहीं पूछा। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, द सुपरवाइजर्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरे लिए सारे बड़े काबिल एहतराम है, इंक्लूडिंग मी, आई एम आल्सो द सुपरवाइजर ऑफ सम स्टूडेंट्स, आई एम लॉट मैनी स्टूडेंट्स डूइंग देयर रिसर्च अंडर माय सुपरविजन। तो सुपरवाइजर भी ये नहीं करता। यार मैं तो करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं, मेरे पास कोई स्केल लेके आया, मैं कहता हूँ अच्छा भाई स्केल को छोड़ो, पहले इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी लाओ मेरे पास। ये जिसने बनाया था उसने इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकाली थी? हाँ जी निकाली थी सर। कितनी निकाली है दिखाओ जरा मुझे। अगर उसकी रिलायबिलिटी 0.70 से ऊपर है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, देन आई विल यूज दिस स्केल, अदरवाइज मैं कहता हूँ अच्छा यार कोई और स्केल ढूंढ के लाओ या अपना स्केल बनाओ। तो ये चीजें हैं। इसमें हमने क्या करना है जनाब कि हमने स्केल की, जो आपके पास एक पायलट टेस्टिंग के बाद एक अच्छा सा प्यारा सा स्केल बन गया है, आपने उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकालनी है। और उसके लिए फिर आपके पास सैंपल फिर होना चाहिए। अब आपके पास सैंपल क्या होगा? आपके पास 110 फॉर्मूला आप यूज करेंगे, जो मोस्टली यूज होता है हमारे यहाँ। लोग पूछ लेते हैं आके, स्टूडेंट्स पूछते हैं आके कि सर ये हमने स्केल बनाया है तो इसके लिए हमने कौन सा कितना सैंपल लेना है? भाई कितना सैंपल लेना है, क्या व्हाट यू मीन अबाउट दिस? ठीक है। अच्छा ये एक फार्मूला जो होता है ना, ये जो अभी यूज हो रहा है, इसमें क्या हम करते हैं, ये मैंने भी रिसर्च से ही पढ़ा है कि फार्मूला हम यूज करते हैं 110 का। यानी एक आइटम है अगर आपके पास, तो स्केल में अगर एक आइटम है तो उससे जो रेलिवेंट है आप 10 पार्टिसिपेंट लेंगे। और अगर आपके पास 10 आइटम है स्केल में तो कितने पार्टिसिपेंट होंगे मुझे जरा बताएं। 100। जल्दी जल्दी बताएं भाई। 100। 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे। अगर 20 आइटम है 100 तो आपके होंगे। पास 200 पार्टिसिपेंट होंगे, 30 हैं तो 300 पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये तो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है ना। लेकिन अगर आप 150 या 120 की रेशो से ले लेते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। बट आइडियली, तो मैंने लिखा हुआ है, बट आइडियली द रेशियो ऑफ 150 और 115 और 120 एज वेल, वेरी गुड। ठीक है। अगर आपके पास 10 है तो आप 150 का सैंपल ले लें, अगर आपके स्केल में 20 है तो आप 300 का सैंपल ले लें। और अगर आप 120 के फार्मूला से करते हैं तो आपके पास अगर 10 आइटम है तो आप 200 का ले लेंगे। अगर आपके पास 200 है तो आप 400, 20 है आइटम तो 400 का जो है वो आप सैंपल ले लेंगे। तो ये जो है ये बेसिकली आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए। इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू पीपल द रेफरेंस ऑफ दिस। ठीक है। मैं रेफरेंस लिखना इसका भूल गया कि मैंने ये कहाँ से लिया है। मैं दोबारा रिसर्च पेपर पढ़ के आपको इसका रेफरेंस भी दूंगा। ये मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की। देखें रिसर्चर वो है जो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकता। वो जो भी बात करेंगे ना वो कहेगा ना जी कि रिसर्च जो है वो ऐसे है, उसका वो रेफरेंस देगा। रेफरेंस के बगैर उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो आई विल पुट, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो इसका रेफरेंस दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू द रेफरेंस ऑफ द जर्नल एंड द रिसर्च पेपर वेयर फ्रॉम आई रीड इट। अच्छा उसके बाद जो है वो हम जनाब इसकी अब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी निकालेंगे, फैक्टर एनालिसिस करेंगे, यानी इसके हम फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसमें हो सकते हैं। फिर हम इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे, क्राइटेरियन वैलिडिटी निकालेंगे, इंटरनल इंटरनल वैलिडिटी को देखेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसकी अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो हम इसमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी देखेंगे, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, आइटम टोटल रिलायबिलिटी, क्रॉनबैक अल्फा, और भी बहुत सारे रिलायबिलिटीज हैं। दोज यू कैन चेक इट आउट फॉर मेकिंग योर स्केल स्टैंडर्डाइज्ड एंड वैलिड एंड रिलायबल। तो ये जो है ये सारी चीजें आप इनको देखेंगे और अपने स्केल को जो है वो रिलायबल और वैलिड सर जी, जो करेंगे। सैंपल है वो तो पॉपुलेशन के वॉल्यूम को देख के नहीं चेक करते क्या कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, उस हिसाब से नहीं लेते हम क्या सैंपल सैंपल आपकी पॉपुलेशन 22 करोड़ की हो तो आप सैंपल कितने का ले लेंगे फिर मुझे बताएं जरा। ना 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 ना, ये मिथ बनी हुई है बेटा। ये जस्ट हमें आगे से आगे गलत इंफॉर्मेशन कन्वे होती जा रही है। ठीक है ना। अगर तो आपको लगता है कि भाई इसमें है, मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी कि पॉपुलेशन को देख के लेंगे। मैंने 110 का फार्मूला पढ़ा है, मैंने 115 का पढ़ा है, 120 का पढ़ा है।
मैंने कहीं नहीं, बल्कि हमारी ये रिसेंटली अभी वर्कशॉप हुई है फैक्टर एनालिसिस पे, ये 2 हफ्ते पहले, उसमें भी 110 फार्मूला डिस्कस किया गया है सैंपल के लिए। बाकी अगर फिर भी आपको कहीं ये मिले, आपको किसी किताब में मिले, तो आई विल मोस्ट वेलकम योर इन्फॉर्मेशन। मैं इंशाल्लाह उस इन्फॉर्मेशन को जरूर लाइक करूंगा कि जब आप मुझे बताएंगे कि जी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, ठीक है। क्योंकि नॉलेज जो है वो हरफ आखर नहीं है। मैंने जो पढ़ लिया इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पढ़ लिया वो मैंने ही पढ़ लिया, बस उसके अलावा शायद कोई नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो तो हम पढ़ते ही नहीं है ना। तो हमने जो पढ़ी है मैंने बेटा आपको वो बताई है। फैसल, आप अगर आपको ये जो आपने बात की है अच्छी बात की है, ये आपने एक और रास्ता खोल दिया मेरे लिए सोचने का और चीज़ों को सर्च करने का। मैं इंशाल्लाह इसको भी सर्च करूँगा। अगर ये होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि जनाब ये है, और अगर आपको मिले तो आप मुझे बताएँ कि सर मैंने इस जगह पे ना ये पढ़ लिया है मैंने। तो हम इसको भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में फिर हम इसको भी कोट किया करेंगे। आगे आ जाता है जी फेज़ 5। व्हेन द स्केल इज़ जी फुली सर जी। डेवलप्ड, इट्स रिलायबिलिटी शुड बी री-एग्जामिन्ड। रिमेंबर द सैंपल शुड नॉट लेस देन 100 टू डिटरमिन द रिलायबिलिटी। अब आपका जब रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के लिए स्केल फुली जो है वो डेवलप हो गया है, तो तब आपने क्या करना है, अब आप आपने स्केल की दोबारा आपने किसी भी स्टडी में आप चेक कर सकते हैं। मतलब आप कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन एंड सेल्फ एस्टीम, आपने रिलेशनशिप देखना था डिप्रेशन और सेल्फ एस्टीम में, तो उसके लिए आपने अपना ही स्केल बना लिया नया। आपने पहले से कोई मौजूद स्केल नहीं लिया, आपने अपना स्केल बना लिया। अब आपने उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी भी निकाल ली। अब आप 5वें फेज में आप अपनी जो है वो फुल स्केल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मेन स्टडी आप कर सकते हैं, लेकिन उस स्टडी में रिमेंबर दैट द सैंपल शुड नॉट बी लेस देन टू डिटरमिन द वैलिड रिलायबिलिटी, यानी उसमें आप दोबारा रिलायबिलिटी देखेंगे। द रिलायबिलिटी शुड बी री एग्जामिन्ड, ठीक है। रिलायबिलिटी आपने हमेशा देखनी है, आपने जितनी स्टडीज करनी है ना उस स्केल को लेके। जिस तरह मैंने एक अपना एमफिल में थीसिस किया था, ट्रांसलेशन एंड वैलिडेशन ऑफ रिवाइज्ड चिल्ड्रंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्केल। तो वो हालांकि स्केल तो पहले का बना हुआ था ना, तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया था और वैलिडेट किया था अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कल्चर। तो मैंने उसकी रिलायबिलिटी दोबारा देखी थी, मैंने उसकी टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी भी देखी थी, और मैंने उसकी क्रॉनबैक अल्फा रिलायबिलिटी भी देखी थी। बल्कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मुझे बड़ी शाबाश भी मिली थी उस पे। ये 2000 गालिबन 13-14 की बात है, जब मेरा वाइवा था एमफिल के थीसिस का। तो मेरा एमफिल का वाइवा लिया था डॉक्टर ताहिर खलीली हैं, चेयरमैन थे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, हेड थे साइकोलॉजी के। वो मैं बीजीयू मुल्तान में पढ़ता था, मेरा वाइवा लेने आए थे वो इस्लामाबाद से। तो उन्होंने मुझे बड़ा शाबाश दिया था। जो मेरा क्रॉनबैक अल्फा निकला था ना वो 0.9 समथिंग था, एंड दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है, ऑफ एनी स्केल। तो उन्होंने बड़ी शाबाश भी दी, उन्होंने मुझे कहा वाह यार वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्केल आपने जो है वो वैलिडेट किया है। तो ये जो है ये आपके काम की लगन पे होता है। लेकिन मुझे वो थीसिस करते काम छोटा सा लगता है, लेकिन वो मुझे करते करते 1.5 साल लग गया था उस प्रोजेक्ट पे काम करते, क्योंकि सारा जेन्युइन काम था। मैं एक एक पार्टिसिपेंट से मिला, जाके 500 से ज्यादा मेरा सैंपल था आई थिंक सो। तो मैंने एक एक पार्टिसिपेंट से मिला, हर चीज की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट भी अपने थीसिस की सारी खुद ही की थी, मैंने किसी से नहीं करवाई थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरा सारा काम जो था वो बहुत ही जबरदस्त था। तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी। तो खैर जी, कहने का मकसद ये है कि फेज 5 आपने पढ़ लिया है कि जो भी आपने स्केल तैयार किया है उसकी आपने दोबारा जो है वो रिलायबिलिटी डिटरमिन करनी है। जितनी दफा भी आपने स्केल को किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, आपने उसकी रिलायबिलिटी डिटरमिन करते जाना है, दोबारा निकालते जाना है, ताकि पता चले कि स्केल की रिलायबिलिटी हाई है या कितनी है। ठीक है जी। तो ये है था जी हमारा स्किल डेवलपमेंट का लेक्चर। चलिए मैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद दोबारा आपसे मिलता हूँ। तो फिर जो है वो हम अपनी किसी कोई और जो अगला मैंने टॉपिक लिखा हुआ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके मैं नोट्स अभी भेज देता हूँ। बेशक इन 10 मिनटों में बैठ के इन नोट्सों को पढ़ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।